Welcome to Bind Edutech, and this is a continuing class in which we are discussing some of important lengthy type क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पिछले अपने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें टाइटल को एप्रोप्रिएट प्रूव करना था। जो हम लोगों ने ये एप्रोप्रिएट प्रूव किया इन वर्ड्स से, यहाँ ये दोनों पैराग्राफ में एप्रोप्रिएट प्रूव किया हम लोगों ने इसके टाइटल। अब एक क्वेश्चन जो शायद टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो ठीक से अभी याद नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है, और उस क्वेश्चन के लिए अलग से आंसर कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आंसर अभी हमारे पास है ना, वो टाइटल जस्टिफिकेशन वाला, वही इस क्वेश्चन के आंसर को भी सेटिस्फाई करे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहले पूछता क्या है, द सेम सिचुएशन कैन बी व्यूड थ्रू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब यहां देखो, ये वर्ड आया पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। क्या आ गया तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो इसका मतलब क्या है, टू डिफरेंट ओपिनियंस। जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जब टाइटल का जस्टिफिकेशन का आंसर लिख रहे थे, तो पढ़े थे ना हम लोगों ने, टू डिफरेंट ओपिनियंस। तो उसी को टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बोला है। वो सिर्फ शब्दों का खेल है, ठीक है। ओपिनियन, पर्सपेक्टिव मतलब ओपिनियंस होते हैं, या पर्सपेक्टिव का एक और मतलब होता है, मतलब टू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट अ सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन के बारे में दो तरीके से सोचना, तो उसको ही पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो डिफरेंस, जो दो डिफरेंट व्यू पॉइंट था, एक रॉजर की माँ का और एक जो का रॉजर के प्रति। टू डिफरेंट ओपिनियंस थे, टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे, उन्हीं को यहाँ लिखा है टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। मतलब कि इस कहानी को, इस सिचुएशन को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। हाउ डज शुड विजार्ड हिट मॉमी establish this point through the views of Jack and Joe। अब यहाँ जो लिखा गया है कि इस कहानी को, इस सिचुएशन को दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स से देखा जा सकता है, तो क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया कि ये जो स्टोरी आपने पढ़ा शुड विजार्ड हिट मॉमी में, इसमें दो अलग अलग व्यूज जैक और जो के क्या क्या है। जैक फादर और जो के व्यूज, व्यू पॉइंट अबाउट अ सिचुएशन। सिचुएशन लिखा है, सिचुएशन मतलब परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति? वो परिस्थिति कि मदर का डिसीजन सही था, उसका पुराना स्मेल ले आने का, या
जो का ओपिनियन सही था कि मदर स्टूपिड थी और उसने बिल्कुल गलत काम किया। ये दोनों पर्सपेक्टिव जैक और जो का जो व्यू पॉइंट है एक ही सिचुएशन के बारे में, उसको पूछा गया इस क्वेश्चन को। अब इसके लिए हमको कोई नया आंसर तैयार करने का नहीं है जरूरत। ये हमारा जो टाइटल वाला था ना, इसी आंसर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा मतलब है परसेंटेज में बात करते ना, 10 से 15% का सिर्फ मॉडिफिकेशन करेंगे और स्पेशली आंसर की शुरुआत में और आंसर के एंड में, यहाँ 10-15 चीजों को, 10-15 बातों को यहाँ पर हम लोग अगर मॉडिफाई कर दे, जो यहाँ लिखा हुआ है 10-15 वर्ड्स को सिर्फ अगर हम लोग मॉडिफाई कर दे तो इस आंसर को भी यही आंसर सेटिस्फाई कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो कि वो क्वेश्चन पूछा था टाइटल के बारे में, तो आंसर हमने शुरू किया था द टाइटल शुड विजार्ड हिट फॉर्मिंग इज जस्टिफाइड। अब ये तो पहला सेंटेंस इस क्वेश्चन का आंसर के लिए नहीं हो सकता है। ये पहला सेंटेंस जो है ये चेंज करना पड़ेगा आपको। पहला सेंटेंस यहाँ के अनुसार है, तो यहाँ के अनुसार कौन सा सेंटेंस आप दे सकते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस के जगह पर। अब ये आपके आपका जो अभी तक का जानकारी है अंग्रेजी के बारे में, इंग्लिश के बारे में, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ इसको चेंज करके कौन स्टूडेंट क्या लिखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट कितना पढ़ा है अच्छे से, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। वो डिपेंड करता है ना कि ये सेंटेंस को हम बोल रहे हैं चेंज करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, दिस क्वेश्चन, पहला सेंटेंस को चेंज करना, तो क्या करोगे? बहुत कुछ है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अपने अपने तरीके से ढूंढना है तुम, क्योंकि ये चैप्टर कहानी के टाइटल के बारे में नहीं है, तो इसमें ये लाइन तो नहीं लिख सकते थे कि टाइटल इज जस्टिफाइड। अब इसका ये क्वेश्चन है किस बारे में? टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में है। जैसे वो क्वेश्चन टाइटल के बारे में था, तो ये क्वेश्चन है टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। किंग जैक एंड जो। पर्सपेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट, थिंकिंग। तो इसी लाइन, इस सेंटेंस के जगह पर, टाइटल वाले जगह पर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये वर्ड्स को लेकर के तुमको सेंटेंस ही बनाना, और ये सेंटेंस आपका अपना अपना होगा। मैं किसी को रटा नहीं सकता, मैं बनाऊंगा वो मेरा सेंटेंस रहेगा, आप बनाओगे आप अपने अनुसार बनाओगे। मुझे सिर्फ ये वर्ड्स चाहिए, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इस सेंटेंस के जगह एक सेंटेंस जिसमें ये 3 वर्ड यूज किए गए, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इससे शुरू करके इसका एक सेंटेंस तुमको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ना तुमको यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज सेम है, ये सब चीज सेम है। बस फिर यहाँ पर आकर के तुमको इसका एंडिंग में फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में मेहनत किए ना, शुरुआत में मैंने कहा कि सेंटेंस को हटा करके, जस्टिफाइड कर हटा करके एक सेंटेंस ऐसा जोड़ो जिसमें टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वर्ड आया, और उसी तरह से जब इसको फिनिश करोगे यहाँ पर, तो
फिर से ये वर्ड आया ना, टाइटल मेकिंग द एप्रोप्रिएट, इसको भी हटाना पड़ेगा। और यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा, टू डिफरेंट परस्पेक्टिव क्या क्या थे, वही चीज वहां, बस इतना ही चेंज करो। एक सेंटेंस शुरू का, एक सेंटेंस आखिरी का, ये सेंटेंस, ठीक है। इसमें लिखना है आपको कि दो अलग अलग ओपिनियंस थे। जैक का अलग ओपिनियन था जो मदर स्टंप के तरफ से था, पक्ष में था, और जो का अलग ओपिनियन, ये बात है आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसको तुमने अंग्रेजी में अपने में जैसे लिखो, और यहां तुमको लिखना है कि इस सेम सिचुएशन को दो अलग अलग, सेम सिचुएशन को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता, ये बात है। इसको रेडीमेड सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस लिख दिए, इसका आंसर करेंगे ये टाइटल वाले सेंटेंस के जगह पे। उसके बाद ना यही पूछा ना कि व्यू ऑफ जैक और जो अलग अलग कैसे था, तो इसमें तो लिखे ही हो, तुम पूरा पढ़ के देखो कि व्यू ऑफ जैक एंड जो अलग अलग था। बस क्या है कि यहाँ पर जैक के जगह मदर स्कंक का बात किया गया है, लेकिन मेरा कहना है कि मदर स्कंक भी तो, मदर स्कंक के पक्ष में जैक भी तो था। जैक के नजर में तो मदर स्कंक ने सही किया था, तो इसका मतलब कि मदर स्कंक और जो का व्यू पॉइंट अलग है, तो सिंपल सा मतलब है कि जैक का और जो का भी व्यू पॉइंट अलग है, वो बात तो नहीं होगी। तो इस तरह से ना बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके मेन जो वर्ड, जो की सेंटेंसेस होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। मैं आपको इस चैप्टर का जो की सेंटेंसेस हैं उनका लिस्ट बना करके मैं दूंगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो उन की सेंटेंसेस से बाहर आ जाए, और ऐसे की सेंटेंसेस कितना बनेगा ये तो थोड़ा सा डिपेंड करता है कहानी की लेंथ पर इस कहानी का लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि अभी मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ एट प्रेजेंट की मैं 20 से 25 पॉइंट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दूं, पर वो कौन समझ पाएगा वो कि 25 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें सर बोले कि पूरा चैप्टर कवर है। ये किसके लिए हेल्पफुल होगा? जो लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ा है उसके लिए हेल्पफुल। सोचिए कि खाली वही कीवर्ड्स की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं 25 तो इतना झंझट क्यों से? तो पढ़ लोगे ना तो मार्क्स तो आ ही जाएगा, पर वही है कि पास नंबर या सेकेंड डिवीजन के आसपास के रहो। वो पॉइंट्स मदद करेंगे उन स्टूडेंट्स को आंसर लिखने में जो स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़े टेक्स्ट बुक्स।
वो स्टूडेंट्स को वो मैं दूंगा आपको कुछ की पॉइंट्स, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो लोग पढ़ा है। नहीं पढ़ने वाले का कोई उपाय नहीं है, मेरे पास तो नहीं है भाई, ठीक है। मेरे पास पढ़ने वालों का उपाय है। हाँ, तुम कमजोर रहो, तेज रहो अंग्रेजी में, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा तुमको, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा टेक्स्ट बुक, तभी तुम उस टेक्स्ट बुक के बारे में जो रिवीजन होता है ना एग्जाम के समय, तो वो रिवीजन में अगर तुम पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ा है या वीडियोस देखा है, समझा है, तो एग्जाम जाते वक्त ना आपको फिर पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो रिवीजन में सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काफी ये फर्क पड़ता है फाइनल एग्जाम्स के समय जाते हो। उसके पहले चैप्टर आपने अगर पढ़ रखा है तो उस समय रिवीजन्स काम आते हैं। अब एग्जाम के समय कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करेगा तब तो हो गया काम, टाइम ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि रिवीजन वाला पॉइंट्स को खाली पढ़ लेते हैं। तो मेरा कहना है कि उन पॉइंट्स को पढ़ करके, रिवीजन वाला पॉइंट्स को पढ़ करके हो सकता है कि तुम पास कर जाओ, और मैं जो पॉइंट्स दूंगा उसमें मुझे 90% चांस है कि तुम पास कर जाओगे रिवीजन पॉइंट्स को पढ़, पर पास करोगे। 33 आएगा, ठीक है, 35 आएगा, 37 आएगा, 40 तक जा सकते हो, उसके ऊपर नहीं। तो जिनको एकदम लगता है ना कि उनको खाली पास ही करना है, उनका नंबर से मतलब नहीं है, तो ना वो लोग रिवीजन वाले पॉइंट्स में जो दूंगा उसको आप पढ़िएगा, आपको पास करने पर तो आप मतलब निश्चित रूप से होंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ा। मगर जिन लोगों को मार्क्स लाना है, जो मार्क्स के भूखे हैं, जिनको लगता है कि उनका मार्क्स उनका पहचान बनाता है सोसाइटी में, आपका मार्क्स सोच के देखो कि आपका पहचान बनाता है या नहीं समाज में। तो लोग सबको ही क्लास 10th का एग्जाम दिया होगा, क्लास 10th का एग्जाम दिया होगा, तभी 11th और 12th में आया। तो क्लास 10th का जब रिजल्ट निकला था तो तुम्हारे तो बहुत सारे सर्कल में जो भी दोस्त होंगे, मोहल्ला होगा, घर होगा, स्कूल होगा, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, तो उनके सामने जब सबका रिजल्ट आया तो क्या तुम्हारा मार्क्स से तुम्हारे इंप्रेशन पर कोई फर्क पड़ता है? ये सोच कर देखते हो समाज में, पड़ोसियों के नजर में, दोस्तों के नजर में, रिश्तेदारों के नजर में, मुझे लगता है कि मार्क्स देख करके फर्क पड़ता है। तो मार्क्स देख करके ना आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, आप सिर्फ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचाते हैं, आप अपने पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट को कायम रहने देते हैं। मतलब जो बोला जाता है ना समझाने वक्त कि अपने पेरेंट्स का सर नहीं झुकने देना चाहिए, ऐसा काम करो कि अपने तुम्हारे पेरेंट्स सर उठा के चल सके, ये सब लेक्चर तो तुम लोग जरूर सुना होगा। तो ये मार्क्स जो है ना, ये सोच लो इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पेरेंट्स का सर ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचा भी कर सकते हैं।
तो मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा। पास होने के लिए पढ़ना है, बस इंट्रोडक्शन वगैरह और वो पॉइंट्स देखो लास्ट में जो मैं दूंगा उतना करके तुम पास करके पढ़ना। तो ये इसका आंसर भी यही वाला आंसर होगा, सिर्फ दो चीज चेंज करना था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें और कोई लॉन्ग आंसर बन पाता है या नहीं। अगर बनेगा तो और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं बनेगा तो हम लोग अपने कोई नए टॉपिक, नए चैप्टर पे आएंगे, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर।